हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम गो अकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का जियोग्राफी का एग्रीकल्चर चैप्टर। क्या आपको पता है कि आपकी प्लेट में जो खाना आता है वो किसान की कितनी मेहनत के बावजूद आता है? यानी कि जब किसान मेहनत करता है, जब आपकी एक प्लेट आपको खाना मिलता है। लेकिन कुछ लोगों को तो यही पता है कि खाना जो है वो कहाँ से आता है, जोमेटो से आता है और स्विगी से आता है। ऐसा नहीं है। किसान की मेहनत, एक किसान की मेहनत जो है वो आपको भरपेट खाना खिलाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर चैप्टर क्लास 10th का। सबसे पहले हम जानेंगे एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है बेटा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या जानेंगे, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। मिट्टी की जुताई, बीज बोना, सिंचाई, खाद, कटाई, भंडारण और बिक्री, सब प्रक्रियाओं को मिलाकर कृषि कहते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं को, मिट्टी को जोतना और सिंचाई करना, खाद डालना, उसमें कटाई करना उसकी, ठीक है, तो यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, एग्रीकल्चर कहलाती है। अगर सरल शब्दों में कहें, खेत से खाना हमारी थाली तक लाने की पूरी यात्रा ही हमारी कृषि है। यानी कि खेत से जो हमारा खाना आता है, यानी कि खेत से खाना हमारी थाली तक लाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, एग्रीकल्चर कहते हैं। टिलिंग द सॉइल, sowing seeds, irrigation, fertilizing, harvesting, storage and the sealing, all these process combined are called agriculture। यानी कि इन सभी प्रोसेस को जो हम करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, एग्रीकल्चर। इन सिंपल टर्म, द एंटायर जर्नी ऑफ द ब्रिंगिंग फूड फ्रॉम द फील्ड टू आवर प्लेट इज एग्रीकल्चर। यानी कि हमारा किसान जो है इतनी मेहनत करता है, उसके बाद जो खाना हमारी प्लेट में आता है, हमारे घर तक आता है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, एग्रीकल्चर कहते हैं। यानी कि इसमें हमारी क्या क्या जुड़ी होती है, इसमें हमारी कटाई जुड़ी होती है, इसमें हमारी जुताई जुड़ी हुई होती है, इसमें हमारी हार्वेस्टिंग होती है, इसमें हमारी स्टॉक्स होते हैं। आगे हम जानेंगे भारत में कृषि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहला पॉइंट है बेटा, why is agriculture so important in India? Because more than 60% of the population earn their livelihood from farming। यानी कि 60% से ज्यादा जनसंख्या की रोजी रोटी क्या है बेटा, रोजी रोटी कहां से चलती है, खेती से चलती है। उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बेटा क्या मिलता है, कपास। हमारी जो कॉटन की खेती होती है बेटा, जो उद्योगों को जब मिलती है तो वो रॉ मटेरियल के रूप में मिलती है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बेटा क्या मिलता है, कपास। निर्यात में बहुत योगदान किसका है बेटा, चावल का, गेहूं का, चाय का और कॉफी का। देश में जीडीपी में बड़ी हिस्सेदारी, इसलिए भारत में कृषि सिर्फ रोजगार नहीं, जीवन का बेटा क्या माना गया है बेटा, आधार माना गया है। जीवन का आधार माना गया है कृषि। इंडस्ट्री गेट रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, क्या मिलता है बेटा उनको, कॉटन मिलता है। किसको मिलता है बेटा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द एक्सपोर्ट राइस, व्हीट, टी एंड कॉफी। लार्ज शेयर इन द कंट्रीज जीडीपी देयरफॉर, यानी कि जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है बेटा, हमारे एग्रीकल्चर का होता है। अगला है, एग्रीकल्चर में हमारे 3 मुख्य सीजन्स होते हैं। एग्रीकल्चर में हमारे 3 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं बेटा। कौन कौन से, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा कौन सी फसल के बारे में, खरीफ की फसल के बारे में। यानी कि खरीफ की फसल क्या होती है बेटा, इनको बोने का यानी कि सोइंग का इनका सही समय क्या होता है बेटा, जून से लेके जुलाई तक। ये कब तक बही जाती हैं, जून से लेके जुलाई तक ये इनकी बुआई होती है। दूसरा है बेटा हमारा हार्वेस्टिंग, ये इनकी कटाई कब होती है बेटा, कटाई होती है आपकी सितंबर से लेके अक्टूबर की। एग्जाम्पल जैसे पैडी हो गया, मेज हो गया, माइलेट हो गया, सरगम हो गया, कॉटन हो गया है। यानी कि हमारा धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, कपास, ये हमारे किसकी फसलें हैं बेटा, ये हमारी खरीफ की फसलें हैं। जैसे आप देखोगे पैडी हो गया, मेज हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये हमारी किसकी फसलें हैं, ये हमारी खरीफ की फसलें हैं। अगला है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं, इनको बोने का यानी कि इनकी सोइंग का क्या समय है, विंटर, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक बोई जाती हैं। अभी भी जो फसलें बोई जा रही हैं बेटा, वो किसकी फसल है बेटा, रबी की फसल है। ठीक है, और इनको काटने का समय क्या होता है बेटा, मार्च से लेके अप्रैल तक। कब से कब तक कटती हैं, मार्च से लेके अप्रैल तक। एग्जाम्पल जैसे अब क्या बोए जा रहे हैं बेटा, गेहूं बोए जा रहे हैं, बार्ली, ग्राम, मस्टर्ड,
यानी कि गेहूं, जौ, चना, सरसों, ये हमारी व्हीट, ग्राम, पीस, यानी कि ये सब हमारे किस में आते हैं, ये हमारे किस में आते हैं, रबी की फसल में आते हैं। तीसरा है हमारा जायद की फसल बेटा, जायद क्रॉप, इनका क्या समय है बेटा बोने का, इनका पूरा समय ही मार्च से लेके जून तक होता है। एग्जाम्पल वाटरमेलन हो गया, मेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, यानी कि तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जियां हमारी किस में आती हैं बेटा, वो जायद की फसल में आती हैं। खरबूज, लौकी, करेला, हमारे वाटरमेलन, खीरा, ये हमारे किस में आते हैं बेटा, ये हमारी जायद की फसल में आते हैं। तो ये हमारी 3 प्रकार की फसल ये हो गई यहां से। अब हम जानेंगे मुख्य फसलों का विस्तृत अध्ययन, डिटेल स्टडी ऑफ मेजर क्रॉप। सबसे पहले हम जानेंगे बेटा किसके बारे में, पैडी के बारे में। ठीक है, ये हमारे एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आता है कि कपास के बारे में बताइए, या फिर गेहूं के बारे में बताइए, या फिर पैडी के बारे में बताइए, या गन्ने के बारे में बताइए। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो 4 से 6 नंबर का बनता है। सबसे पहले हम जानेंगे राइस के बारे में बेटा। ठीक है, राइस इंडियाज मेन फूड क्रॉप, यानी कि भारत की क्या है बेटा, मुख्य खाने वाली फसल है, यानी कि मेन फसल है कौन सी बेटा, हमारी चावल, यानी कि धान, यानी कि राइस। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इसके लिए हमें कैसा क्लाइमेट चाहिए बेटा, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु। इसके लिए कैसा चाहिए, उष्ण और आर्द्र जलवायु। इसके लिए हमारा जो टेम्परेचर चाहिए बेटा, वो अबव 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। यानी कि अगर आपको धान लगाना है तो उसके लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 25 डिग्री से ऊपर। हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ होता है बेटा, ये वेस्ट बंगाल में होता है। हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ होता है, हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा धान किस राज्य में होते हैं, तो वो होते हैं हमारे कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में। तो यहां से या तो आपको 4 नंबर में क्वेश्चन बनेगा, या आपको 6 नंबर में क्वेश्चन बनेगा। कि आपसे क्या क्या पूछ सकता है, आपसे ये पूछा है कि हाईएस्ट प्रोडक्शन भारत में कहां पे होता है पैडी का, तो आपको सही ऑप्शन क्या लगाना है, वेस्ट बंगाल। दूसरा, इसके लिए टेम्परेचर यानी कि तापमान कितना चाहिए, तो तापमान चाहिए हमें बेटा 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो ये है हमारी किसकी फसल बेटा, धान की फसल। और इसके लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए, सबसे ज्यादा तो पानी चाहिए। ठीक है, आगे हम जानेंगे बेटा व्हीट, गेहूं के बारे में जानेंगे हम। इसके लिए कैसा क्लाइमेट होना चाहिए बेटा, कूल क्लाइमेट, यानी कि इसके लिए जलवायु कैसी चाहिए बेटा, ठंडी जलवायु। टेम्परेचर कितना होना चाहिए बेटा, 10 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसके लिए क्या चाहिए, हमें तापमान चाहिए। ये फसल जो है जब ही अच्छी होती है जब ज्यादा ठंड पड़ती है बेटा। ठीक है, जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो ये फसल जो है वो अच्छी पैदावार देती है। हाईएस्ट प्रोडक्शन कहां होता है बेटा इसका, यूपी में। कहां पे होता है, यूपी। आप पंजाब भी बोल सकते हैं, पंजाब में भी इसका हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है, और हरियाणा में भी, यानी कि लेकिन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, अब हम जानेंगे ज्वार, बाजरा और मक्का, यानी कि सरगम, माइलेट एंड मेज। यानी कि ये हमारी वो फसलें हैं जो सूखे में भी हो जाती हैं, यानी कि कैसी हैं, ड्रॉट टॉलरेंट, यानी कि सूखा सहनशील फसलें हैं। ये इनको ना तो ज्यादा पानी चाहिए और ना ही इनके लिए कोई नमी मिट्टी वाली, जो जिस मिट्टी में नमी होती है वो मिट्टी भी नहीं चाहिए इनको। तो क्रॉप्स दैट ग्रो इन लेस वाटर, यानी कि कम पानी में उगने वाली ये हमारी क्या है, फसलें हैं। आगे हम जानेंगे दलहन, यानी कि पल्सेस के बारे में। चना, अरहर, उड़द मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाती हैं। क्या बढ़ाती हैं बेटा, अगर इनकी ये फसलें कर रहे हैं हम, तो वे मिट्टी की क्या बढ़ा देंगी बेटा, नाइट्रोजन बढ़ा देंगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि सबसे ज्यादा दाल जो है, पल्सेस जो है वो कहां पे होती है बेटा, वो इंडिया में होती है। लार्जेस्ट प्रोडक्शन किसमें होता है बेटा, इंडिया में होता है इसका। ठीक है, ये दालें हैं बेटा हमारी। आगे हम जानेंगे बेटा गन्ने के बारे में। ठीक है, ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गन्ना यानी कि शुगर कैन कैसी है बेटा, उष्ण कटिबंधीय फसल है। कैसी है, उष्ण कटिबंधीय। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा कहां पे होती है बेटा, ये हमारे उत्तर प्रदेश में। हमारे किसमें बेटा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। गन्ने का सबसे लार्जेस्ट
स्टेट कौन सा है बेटा? तो उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा। भारत का ये एक मूल पौधा है बेटा, ठीक है। इसकी शुरुआत कहां से होती है? भारत से होती है बेटा। और दुनिया का 1/3 पार्ट यानी कि 33% हम कहां होता है? ये भारत में होता है। लेकिन टेक्निकल कमी के कारण और वैज्ञानिक तरीके से ना करने के कारण हम जो है कौन से नंबर पे आते हैं बेटा? वो दूसरे नंबर पे आते हैं। तो सबसे ज्यादा कहां पे होता है बेटा? ये ब्राजील में, ठीक है। वहां पे जो है नई नई टेक्निक से ये फसल होती है, इसीलिए नंबर 1 पे कौन है बेटा? ब्राजील। इसके लिए ये सर्दियों में ज्यादा होता है बेटा। इसकी ये फसल जो है बेटा कितने साल चलती है? 2-3 सालों तक चलती है, यानी कि 2-3 वर्षों तक चलती है। तो ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम जानेंगे आगे कॉटन के बारे में, ठीक है। ये हमारे इंडस्ट्री के लिए, हमारी औद्योगिक इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये सबसे पहले हम जानेंगे कॉटन के बारे में। कॉटन ग्रो इन ब्लैक सॉइल, यानी कि ये कौन सी मिट्टी में होगी बेटा? ये काली मिट्टी में होगी। यानी कि सबसे अच्छी फसल कॉटन की कहां होगी? काली मिट्टी में। ये देख रहे हो ना कॉटन, आप जो गरम गरम कपड़े पहनते हो बेटा, वो कॉटन के ही बने होते हैं ज्यादातर। टेम्परेचर रेंज फ्रॉम द 21 to 30, यानी कि इसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? इसके लिए 21 से लेके 30 डिग्री तक हमें टेम्परेचर चाहिए। महाराष्ट्र इज द लीडिंग स्टेट्स, यानी कि सबसे ज्यादा ये कहां पे होती है बेटा? ये होती है हमारी कौन सी राज्य में? महाराष्ट्र में, ठीक है। कहां पे होती है बेटा? ये महाराष्ट्र में। और उसके बाद कहां पे होती है बेटा? गुजरात में, ठीक है। हम जो कपड़े वगैरह पहनते हैं बेटा, वो किससे पहनते हैं? कपास से बने हुए, ठीक है। किससे? कपास से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। किसमें चलेंगे? टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। ये कैसी फसल है बेटा? सब्सटेंस फसल है, यानी कि नंबर 1 आती है हमारी आत्मनिर्भर। यानी कि ये जो कौन से हिस्से पे होती है बेटा? एक छोटे हिस्से पे होती है, यानी कि जहां हम अपने जीने के लिए या अपने खाने के लिए ही इतना ही उत्पादन कर पाते हैं, तो वो हमारी कौन सी हो जाती है बेटा? सब्सटेंस। कृषि किसान अपने खाने के लिए उगाते हैं, यानी कि किसान क्या करते हैं बेटा? सिर्फ अपने खाने के लिए अपने खेत के एक छोटे से टुकड़े में ये फसल उगाते हैं। तो यहाँ पे वो किसके लिए करते हैं बेटा? सिर्फ अपने खाने के लिए, अपनी पूरी साल का प्रबंध हो जाए, इसलिए ये फसल की जाती है। और ये साधारण औजार से होती है बेटा, ठीक है। और इनका उत्पादन जो होता है बेटा, वो लेस प्रोडक्शन होता है। तो ये हमारी कौन सी होती है बेटा? जिसपे हम निर्भर हैं, यानी कि आत्मनिर्भर हैं, वो होती है हमारी सब्सटेंस फार्मिंग। नेक्स्ट अब आती है हमारी कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग बेटा वो बड़े बड़े, उसके लिए बड़े बड़े खेत चाहिए होते हैं, और उस फसल को हम बेचने के माध्यम से, यानी कि मार्केट में सेल करने के लिए हम वो फसलें करते हैं। तो ऐसी फसलों को हम क्या कहते हैं बेटा? कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। टू सेल इन द मार्केट, यानी कि मार्केट में क्या करने के लिए बेटा? सेल करने के लिए। दूसरा है लार्ज फार्म, यानी कि बड़े बड़े फार्मों में ये खेती होती है, जहां पे जिनके पास 100-100 बीघा, 200-200 बीघा, 50-50 बीघा या 400-400 बीघा, जितनी भी फसलें होती हैं वो बड़े बड़े फार्मों में होती है बेटा। और इसके लिए क्या चाहिए? मॉडर्न मशीनरी चाहिए बेटा, ठीक है। कैसी चाहिए? बड़ी बड़ी मशीनरी चाहिए। अब कोई एक व्यक्ति 50 या 100 बीघा खेत में अकेला दवा तो नहीं लगा सकता, तो उसके लिए ये क्या करते हैं बेटा? बड़ी बड़ी मशीन खरीदते हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स खरीदते हैं, ठीक है। तो इनके पास मॉडर्न मशीन होती हैं। एग्जाम्पल जैसे शुगर कैन हो गया बेटा, कॉटन हो गया, ये हमारी कौन सी फसलें आती हैं? ये हमारी आती हैं कमर्शियल फार्मिंग में आते हैं ये बेटा, यानी कि वह फसल जिनको हम बेचने के माध्यम से करते हैं, यानी कि मार्केट में सेल करने के माध्यम से करते हैं, वही फसलें हमारी क्या कहलाती है बेटा? कमर्शियल फार्मिंग हो जाती है। ये 50-50, 100 बीघा बड़े बड़े फार्मों में होती है। आगे हम जानते हैं बेटा, थर्ड है हमारा शिफ्टिंग, यानी कि स्थानांतरित। यानी कि ये फसलें बेटा कहां होती हैं? ये ज्यादातर एग्रीकल्चर इन फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों में, ठीक है। और
फॉर शॉर्ट पीरियड्स, यानी कि छोटे समय के लिए। और ये सबसे ज्यादा कहाँ होती है बेटा? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। यानी कि जंगल को काट के या क्या करेंगे बेटा, आग बाग लगा के इसको एकदम सही कर लेंगे, जमीन करने लायक। ठीक है, इसको 1-2 साल के लिए इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, जिससे इसकी जो फर्टिलाइजर जो पावर जो है बेटा, यानी कि उर्वरा शक्ति जो है इसकी बढ़ जाए, जिससे यहाँ पे क्या हो जाए, फसल हो जाए। ठीक है, तो ये होती है हमारी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसको हम शिफ्ट कर लेते हैं। दूसरा है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर यानी कि लार्ज फार्म इन अ सिंगल क्रॉप, एक ही फसल के बड़े बड़े खेत, जैसे चाय का हो गया बेटा, कॉफी का हो गया, जो बड़े बड़े खेतों में की जाती है। ठीक है, जैसे ये हमारा किसका हो गया बेटा? चाय का हो गया, चाय, कॉफी, रबड़, नारियल, यानी कि ये बड़े बड़े खेतों में होती है बेटा। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा? प्लांटेशन, यानी कि बागानी फसलें। नेक्स्ट है हमारा भारतीय कृषि की कुछ समस्याएं, यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब भारतीय कृषि में कुछ समस्याएं भी हैं। अब क्या समस्याएं बेटा? और ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय कृषि में क्या किन्हीं 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन जो है वो किसमें आते हैं बेटा? वो पेपर में आते हैं। सबसे पहला है, कृषि इतनी महत्वपूर्ण है फिर भी किसान बेटा क्या है बेटा? हमारा परेशान है। हमारे किसान क्या है बेटा? परेशान है। इतनी अच्छी फसलें होती हैं, इतनी अच्छी हमारे यहाँ कृषि होती है, फिर भी किसान कैसे हैं बेटा? परेशान है। परेशानी की वजह क्या है? हमारे यहाँ पे क्या होते हैं बेटा? एक छोटे छोटे खेत होते हैं। दूसरा है, हमारे यहाँ किसान किस पे निर्भर रहता है ज्यादातर? वो मानसून पे डिपेंड रहता है, यानी कि डिपेंडेंसी ऑफ मानसून। ठीक है। तीसरा है लैक ऑफ मशीनरी। हमारे यहाँ मशीनरी की क्या है बेटा? मशीनों की कमी है। हमारे यहाँ किसकी कमी है? मशीनों की कमी है। दूसरा है लैक ऑफ गुड मार्केट सिस्टम। हमारे यहाँ का मार्केट सिस्टम जो है वो सही नहीं है बेटा। जहां पे किसान, हमारे फार्मर्स सेल करने के लिए जाते हैं, वहां अगर मंडी में अगर ज्यादा धान आ गए या गेहूं आ गए, वहीं पे वो सस्ता कर देते हैं बेटा। तो यहाँ पे जरूरी है कि हमारे यहाँ पे मार्केटिंग सिस्टम जो कैसा होना चाहिए बेटा? अच्छा होना चाहिए। हाई कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर, सीड्स एंड इरिगेशन, यानी कि खाद, बीज, सिंचाई की महंगी लागत। यानी कि हमारे यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? आपको फर्टिलाइजर हो गया, सीड्स हो गया, ये बहुत ही महंगे दामों में मिलते हैं। जब किसान अपनी फसल बेचने जाता है तो उसको सस्ते दामों में खरीदते हैं, लेकिन जब किसान उसी को बीज के माध्यम से खरीदता है तो वो क्या होता है बेटा? महंगी होती है। लैक ऑफ फेयर प्राइसेस ऑफ द क्रॉप्स, यानी कि फसलों का सही दाम ना मिलना, यानी कि फसलों का सही दाम मिलना। आज गेहूं की कीमत बेटा कितनी है? अगर आप गेहूं की कीमत देखते हो तो 25 से 28 रुपए केजी चल रही है, लेकिन वो किसके लिए बेटा? किसानों के लिए। जब किसान इसी को सीड्स के माध्यम से लेते हैं बेटा, तो वही इसको 52 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, 65 रुपए किलो के माध्यम से वो बेचारे क्या करते हैं? खरीदते हैं। ठीक है। अब बेटा बीच में बारिश आ जाती है, तो ये भी एक किसान की समस्या है। जब फसल कटने का समय होता है, जब बारिश हो जाती है, तो बेचारा किसान क्या हो जाता है बेटा? परेशान हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हमें इसका क्या करना चाहिए बेटा? समाधान, और हमें इसको सुधार क्या करना चाहिए? सबसे पहले सरकार और वैज्ञानिक ने कई समाधान निकाले हैं। सबसे पहले क्या लाए के आए थे हम बेटा? ग्रीन रेवोल्यूशन। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि भारत में पहली हरित क्रांति कब हुई थी? ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में ये इसका आंसर देना है, भारत में पहली बार हरित क्रांति कब हुई थी। हमें लेके आने बेटा हाई क्वालिटी सीड्स, यानी कि हमें बीज जो लेके आने हैं वो कैसे लेके आने हैं? HB हाई यील्ड वैरायटी के बीज लेके आने हैं बेटा। ठीक है। इरिगेशन प्रोजेक्ट, यानी कि सिंचाई परियोजनाएं हमें लेके आनी है। दूसरा है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके लिए बड़ा ही बवाल चला था हमारे दिल्ली में, पंजाब से किसान गए थे MSP के पीछे। ठीक है, उसमें समस्याएं आई थी। एग्रीकल्चर लोन एंड इंश्योरेंस, किसानों को क्या मिलना चाहिए बेटा? कृषि ऋण भी मिलना चाहिए, और उसको क्या मिलना चाहिए? किसान को बीमा, जिससे हमारे किसान क्या ना करें बेटा? जो हमारे किसान सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, जिससे वो ना करें। आगे है ई नाम, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी कि ये भी हमारा स्टार्ट होना चाहिए, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। मैं तो कह रहा हूं हमारी एजुकेशन पॉलिसी में एग्रीकल्चर को मैंडेटरी करना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में बच्चे जान ही नहीं पाएंगे कि किसान कितनी मेहनत करता है जब उनको खाना मिलता है। बच्चे क्या सोचेंगे? खाना किससे आता है बेटा? जोमेटो से और स्विगी से आता है। लेकिन जोमेटो स्विगी से नहीं,
खाना किसान के द्वारा आता है बेटा। नेक्स्ट हम जाएंगे मॉडर्न टेक्निक। क्या जानेंगे? मॉडर्न आधुनिक तकनीक है। हमें अपने एग्रीकल्चर सिस्टम में क्या लेके आना चाहिए बेटा? ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, जिससे फसलों को उतना ही पानी मिल सके जितनी उसको जरूरत है। तो हमें सबसे पहले क्या लेके आना चाहिए? ड्रिप इरिगेशन। दूसरा है सेंसर बेस्ड फार्मिंग, हमें सेंसर आधारित खेती करनी चाहिए। तीसरा है हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, हमें कैसे लेनी चाहिए बेटा? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। आजकल हम किस पे डिपेंड है बेटा? ज्यादातर यूरिया और डीएपी पे, जो कि किसानों को मिलती भी नहीं है, ठीक है। जो छोटे मोटे किसान होते हैं बेचारे, वो तो लाइन में लग लग के ही मर जाते हैं, उनको तो मिलती ही नहीं है। तो हमें किस पे जाना चाहिए बेटा? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे जाना चाहिए। आजकल क्या होता है कि हम जो है वो डीएपी यूरिया लगा के अपने खेतों की जो उर्वरा शक्ति जो है, वो फर्टिलाइजर पावर जो है, हम उसको क्या कर रहे हैं बेटा? नष्ट कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी हमें क्या देगी बेटा? हमें हमें अच्छा तो नहीं कहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे जो खेतों की उर्वरा शक्ति चली जाएगी, उसमें क्या ही फसलें होंगी, ठीक है। तो हमें कैसा इस्तेमाल करना चाहिए? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। स्प्रेइंग बाय ड्रोन, हमें किससे स्प्रे करनी चाहिए? ड्रोन से। यानी कि ये आजकल अभी चला है ये सॉइल टेस्टिंग लैब। हमें क्या बनाना चाहिए? ऐसी लैब बनानी चाहिए जहां पे अगर फसल अच्छी नहीं हो रही है उस खेत में, तो सॉइल टेस्टिंग करवानी चाहिए, जिससे पता चल सके कि इस खेत में क्या कमी है, जिससे अच्छी फसल हम आने वाले समय में ले सकें। दूसरा है हाइब्रिड सीड्स, हमें कैसे बीज लेके आनी चाहिए? हाई यील्ड वेराइटी वाले HVY वाले सीड्स को हमें क्या करना चाहिए? लेके आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे है, अंत में याद रखें, कृषि सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता है। किसान जितना मेहनत करता है उसके कारण ही आज देश के करोड़ों घरों में क्या पहुंच पाता है बेटा? भोजन पहुंच पाता है। इसलिए हम अध्याय को समझना सिर्फ सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे देश की नींव को समझना है, ठीक है। तो आज का यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये हमारी क्लास पसंद आई होगी, और एग्जाम के पर्पज से भी ये क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।